हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 1988 से लेकर हम नीट 2022 तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले सिंगल वीडियो के अंदर। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम बात करें तो टोटल जो है वो 76 क्वेश्चन होने वाले हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या अलग होगा, तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ में अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछा गया है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से, या फिर अगर एग्जाम्पल वगैरह टेबल वगैरह में से पूछा गया तो कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर मेंशन करते हुए उसका आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा और लगभग सभी चैप्टर जो है वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर आप थोड़ी सी लेट देख रहे हो इस वीडियो को तब तक हमारे सभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 11-12 केमिस्ट्री सभी पी के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। 2013 जो कर्नाटका स्टेट के लिए था क्वेश्चन पूछा गया। स्कैंडियम जिसका जो है एटॉमिक नंबर 21 है, इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक जिसका जो Z इज इक्वल टू 30 है इज नोट, यानी यहाँ पे बोला गया कि जो स्कैंडियम वो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। उसका रीजन बताना है। बोथ Sc+3 and Zn+2 ions are colorless and form white compound. In case of scandium, 3d orbital are partially filled, but in zinc these are filled. Last electron is assumed to added to 4s level in case of zinc, या फिर both scandium and zinc do not exhibit variable oxidation state। तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 215 पे मिलेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 215 पे जहां पे आपका चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट होता है, या फिर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल देख सकते हो 8.1 एग्जाम्पल, जो यानी पहला ही पहला एग्जाम्पल है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, जिंक के अलावा आपको बता दूं, जिंक हो गया आपका, कैडमियम हो गया आपका, मरकरी हो गया आपका, ये तीनों के तीनों जो मेटल है वो ग्रुप 12 से बिलोंग करते हैं। और ये जो ग्रुप 12 वाले बिलोंग करते हैं इनको हम जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो डी जो इनका ग्रुप है, जो डी वाला है वो कंप्लीटली फील्ड है, यानी डी जो ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, जबकि स्कैंडियम के केस में ऐसा नहीं है। ये मेन रीजन है। तो इन केस ऑफ स्कैंडियम 3d ऑर्बिटल आर पार्शियल फील्ड बट इन द जिंक दीज आर कंप्लीटली फील्ड। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D6, यानी ऐसा कौन सा आयन है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो AR3D6 है। निकल +3 में, Mn+3 में, Fe+3 में, या फिर कोबाल्ट +3 के अंदर। तो हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है इनका और हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D आएगा। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा भैया? इसका आंसर हमें मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 261 एंड 267, या फिर आप डायरेक्टली टेबल देख लेना। एनसीईआरटी में टेबल जो सबसे पहली टेबल है 8.1, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट दी हुई है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी दी हुई है? डायरेक्ट दी हुई है। और वहाँ पर जो है हमारे पास में जो कोबाल्ट 3 जब हम निकालते हैं तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचता है? एक्चुअल में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d7 4s2, तो 2 ये चले गए, एक ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3d6 बच गया, आर्गन 3d6। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, among the following series of transition metal ion the one where all metal ion have 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी हमें यह बताना है कि कौन से ऐसे यहाँ पर मेटल है जिसके अंदर 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी सभी में। यहाँ पे Ti22 में, फिर 23, फिर क्रोमियम 24, फिर मैंगनीज यहाँ पे 25। हमें यह बताना है कि यहाँ पर जो है वो सभी में 3d2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, यानी किसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो एक्चुअल में अब होता क्या, देखिए जो हमारे पास में Ti है यहाँ पर, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 3d2 4s2। तो इसमें से 2 अगर रिमूव कर देंगे तो हमें 3d2 मिल जाएगा। मतलब T जो है वो हमें चाहिए Ti+2 के अंदर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेनेडियम, यानी 23 नंबर की। अब इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उससे आगे आ जाएगी 3d3 4s2। इसका मतलब यहाँ से हमें कितने रिमूव करने पड़ेंगे? 3, तो इसका मतलब V+3 में। फिर हम बात करते हैं क्रोमियम 24, तो वो इससे आगे वाला हो गया। वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका 3d5 4s1। तो इसमें से कितने रिमूव करने पड़ेंगे? इसमें से हमें 4 रिमूव करने पड़ेंगे तो हमें 3d मिलेगा। इसका मतलब Cr+
2 और इसमें से कितने करने पड़ेंगे हमें, इसमें से टोटल 5 रिमूव करने पड़ेंगे। तो हमारे पास में जो है वो Ti+2 होना चाहिए, Ti+3 में नहीं, 1 में नहीं, 4 में नहीं, 2 होना चाहिए, 3 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन, यानी आयरन की करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 216 या फिर 217, टेबल नंबर जो आप 8.1 देख सकते हो, फिर बता रहा हूँ टेबल 8.1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। तो यहाँ पर जो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आयरन की होगी वो लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए 1s2 यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आपकी 1s2 2s2 2p6 3s2, ये तो देखिए सब में सेम है, ये तो वाली जो है 3s2 तक सब में सेम है, ये भी सब में सेम है। अब यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है वो होती है ns2n-1, यानी ns2 जो है वो पहले आता है और फिर d आता है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया और फिर इसके बाद में लास्ट वाली जो होगी वो होगी 3d6 में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, यानी किसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे। N+3 में, Fe+2 में, जिंक प्लस में या फिर कॉपर प्लस में, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो N होता है इसके अंदर तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, ये तो आपको पता है, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल होता नहीं है, और हमसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में पूछे। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 आगे और 4s2, ये तो अभी हम करके आए थे, 3d6 करके आए थे ना, ये वाला ये तो अभी करके आए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3d6 होता है, इसमें डी में कितने हो गए देखिए 1 2 3 4, ये हमारे पास में टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो बाकी जो है जिंक के अंदर आपको पता है 3d जो है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो s से निकलेगा, कॉपर में भी ऐसा होगा। तो वहां पर हमारे पास में जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो Fe+2 में मिलेंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होती है, ns1 ns2np ns2n-1 d12 ns2n-1 ओनली d। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ही पता है क्या होती है, ऑप्शन सी आ जाएगा। और ये तो हमने पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था क्लास 11th में वहाँ पर भी देखा हुआ और यहाँ पर भी टेबल में दी हुई है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे से पूछा गया है the electronic configuration of 4 element are given below, which element does not belong to the same family as other, यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर बोला गया है जिनोन 4f14 5d10 6s2 4d10 5s2 3d10 4s2 या फिर 3s2 3p5। अब ऑर्बिटल से आपको ही पता चल रहा है, बाकी सभी में जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है और ये कहाँ पे आते हैं, 12th नंबर ग्रुप में आते हैं। बट ये जो आपका आएगा ये यहाँ पर जो है वो आपका 17 नंबर ग्रुप में आएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल रही होगी, तो ये जो है वो अलग हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टॉपिक है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए Cr+2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन द वाटर, ये बोला गया इन्होंने। फिर बोला गया द ट्रांजिशन मेटल एल्डिहाइड कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सी बोला गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम लाइक HC और एंड आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। एंड डी बोला गया द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट द सेम। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन वगैरह लिखे गए हैं ना, ये आपको पेज नंबर, यहाँ पर ये सबसे पहला वाला जो है ये हमें पेज नंबर 8227 पर मिल जाएगा। और इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये सेम इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर जो आपका क्रोमियम+2 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन Fe+2। ये आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8.7 भी मिलेगा, पेज नंबर 2027 पे जो है 227 पे आपको इसका ये जो आंसर एनसीईआरटी में लिखा मिल जाएगा। ये वाला आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 217 पे मिल जाएगा। तो मेन हम आते हैं यहाँ पर जो हमारे पास में इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पर देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO2-4। अब इसके आप निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालना है तो, और ये एनसीईआरटी में मिल भी जाएगा क्रोमियम वाले में। अब देखिए निकालना है तो हम कैसे करते हैं, एक्स को क्रोमियम को एक्स ले लेते हैं
ऑक्सीजन कितने हमारे पास में 4 है, उसका कितना होता है -2 होता है प्लस में, और इज इक्वल टू चार्ज हो जाता है जो कितना हमारे -2। इसको निकालोगे तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी +6। अब इसका भी निकाल लेते हैं, ये हमारे पास में 2x हो जाएगा, प्लस में 7 हो गए -2, और इज इक्वल टू कितने हो गए -2, और ये भी कितना निकल कर आएगा हमारे पास में +6 निकल कर आएगा। तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है, बट इन्होंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड आर नॉट सेम। बिल्कुल गलत बोला ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो है वो +6 निकल कर आती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। हमसे पूछा है कि यहाँ पर कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है किसका, Cr+2 का। अब नीट 2020 में क्वेश्चन है, पहले वाला भी 2020 में क्वेश्चन था। अब ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 228 पर मिल जाएगा। कौन से पेज नंबर पे, 228 पे। इसके अलावा एक टेबल दी हुई है 8.7, यानी 8.7 टेबल दी हुई है, वहां से डायरेक्टली जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू √n/n+2 करके निकालते हैं। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे Cr+2 में जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है। फिर बता रहा हूँ टेबल नंबर 8.7 एनसीईआरटी का पेज नंबर 228 पे डायरेक्टली ही दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली ये वैल्यू लिखी हुई है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 करोगे, 4 + 2 करोगे, ये तो आएगा √24, और √24 जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 4.90। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और वहाँ पे आपको बता दूं दो वैल्यू दी हुई है कि अगर स्ट्रॉन्ग है और वीक है, इस टाइप से भी इन्होंने बोला है कि जो एक थ्योरेटिकल आती है और एक प्रैक्टिकल आती है, वो वैल्यू भी वहाँ पे दी हुई है टेबल के अंदर, ये आप याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है मैच द मेटल आयन गिवन इन कॉलम 1 विद स्पिन एंड यहाँ पे ये सब कुछ बोला गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है मैच द कॉलम करना है। अब यहाँ पे देखिए सेम बता रहा हूँ, वही वापिस पेज नंबर 228 है, और वही हमारे पास में टेबल जो है वो 8.7 है। क्लियर है, वहीं पे सारी वैल्यू दी हुई है, सब दिया हुआ है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं CO+3 के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 वाला अभी निकाला था, उस वैल्यू से 24 आएगा। Cr+3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां पर जो निकल कर आएगा वो आएगा 15 हमारे पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, Fe+3 में। Fe+3 में हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, और हमारी वैल्यू जो आएगी वो √35 आएगी। फिर उसके बाद में Nickel+2 की बात करें तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो हमारे पास में वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी फर्स्ट की। तो ये इस टाइप से हमारे पास में आंसर आएगा। फिर बता रहा हूँ टेबल 8.7 पे डायरेक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब हमारे सामने जो है वो क्या ऑप्शन आया था, सबसे पहले बात करें तो ए में जो हमारा ऑप्शन आया था वो आया था 4th, तो इसमें का मतलब हो गया 2 हमारे पास में ऑप्शन हो गए। बी हमारे पास आ गया था 5th, इसका मतलब हमारे पास में जो ये भी हट गया, आंसर आ गया सी का 2nd, डी का 1st, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2018 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 bm इज गिवन बाय। यहाँ पर बोला गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 किसके द्वारा आएगा, निकल यहाँ पर दिया हुआ है, इनके सबके जो एटॉमिक नंबर दिए यहाँ पे Cr+3, CO+2, Ni+2, Ti+3 यहाँ पे दिया हुआ है। वापिस से बता देता हूं, एनसीईआरटी में पेज नंबर 228 टेबल 8.7 डायरेक्टली मेंशन है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, जो निकल Ni+2 है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर आपका जो टोटल वैल्यू आएगा 2 + 4 × 2 8 √8 आएगा, और √8 क्या होता है आपका 2.84 होता है, ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा Ni+2। और आपको खास बात बता दूं, यहाँ पर Ti+3 दिया हुआ है, अगर Ti+2 करोगे तो भी उसकी सेम वैल्यू निकल कर आएगी, और वो टेबल में दी भी हुई है। पर यहाँ पर Ti+3 की वैल्यू जो वो हाइयर आती है, बट यहाँ पर Ti+2 अगर होता तो भी उसकी वैल्यू सेम आ जाती। ये भी आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं होती है। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हीट एंड टेम्परेचर, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय द आयरन। तो यहाँ पर देखिए जो आयरन में जो CO5 है यहाँ पर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आपको इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट है।
दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, या फिर दे केमिकली रिएक्टिव। आपको बता दूं ये जो सारे के सारे ऑप्शन है ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 230 पे। कहां पर? एनसीईआरटी के पेज नंबर 230 पे सारे के सारे ऑप्शन कॉपी पेस्ट है। बट इसमें एक थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि दे आर केमिकली रिएक्टिव, जबकि एनसीईआरटी में लिखा है दे आर केमिकली इनर्ट, यानी वो केमिकली इनर्ट होते हैं, इसका मतलब वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये गलत लिखा और गलत ही हमसे पूछा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज कंस्टिट्यूट इन इट, यानी हमें ऐसा आयरन एलॉय बताना है जिसके अंदर नॉन मेटल भी हो। अब आपको बता दूं ये एलॉय वाले सारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 230 पे। अब यहाँ पर जो आपका स्टील होता है ना, स्टील के अंदर क्या होता है? कार्बन एंड आयरन होता है, कार्बन एंड आयरन होता है। अब कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल, और आयरन क्या आपका? मेटल है। तो ये सही पूछा कि एक नॉन मेटल के अंदर हो, तो वो आपका स्टील जो होता है वो आपका कार्बन एंड आयरन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज एस्क्राइब्ड मेनली टू। यहाँ पर जो आपकी ट्रांजिशन मेटल की जो कंपाउंड जो होते हैं उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी किस वजह से होती है? देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ये सेम पहले भी आया था बट ऑप्शन के अंदर आया था, आपको बता दूं। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 230 पे ये लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट की गई है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, यहाँ पे साफ साफ यही लाइन लिखी हुई है, The catalytic activity of transition metal and their compound is ascribed mainly due to their ability to adopt variable oxidation state। ये एनसीईआरटी में लाइन कंप्लीट ऐसे लिखी हुई है और वहां से ये कॉपी पेस्ट की हुई लाइन है, आपको बता दूं फिर से। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है, Which one of the following does not correctly represent the correct order of the property indicate against it। यानी यहाँ पर जो इनका ऑर्डर लिखा गया है उसके सामने वो लिखा गया उसकी प्रॉपर्टी, तो कौन सी इसके अगेंस्ट है, मतलब यहाँ पे कौन सा रॉन्ग लिखा गया है, कौन सी गलत लिखी गई है। तो सबसे पहले बोला गया कि TiVCrMn इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी यहाँ पे जैसे जैसे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। ये टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की दी हुई है, आपको फिर से बता रहा हूँ एनसीईआरटी में। ओके, फिर बोला गया है Ti+3 V+3 Kr+3 Mn3 इंक्रीज मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे जैसे इधर चलते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपको जो है वो मिल जाएगा 8+7 टेबल जो है वहां पर 8.7 में। TiVCrMn इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, यानी बोला गया कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। फिर बोला गया TiVMnCr इंक्रीजिंग सेकंड आइजेशन एंथैल्पी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज गलत लिखी हुई है। तो जब अब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर जब 218 ओपन करोगे तो वहां पे आपको फिगर 8.1 मिलेगी, फिगर 8.1। वहां पर आपको मेल्टिंग पॉइंट के पूरा जो है वो डायग्राम दिया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर जो Mn होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, सबसे हाईएस्ट नहीं होता है। इसका कैसे होता है? इसका होता है Mn TiV और Cr, इस टाइप से होता है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 4 successive member of the first series of the transition metal are listed below। 4 successive है। Which of them standard electron potential value has positive sign? किसके अंदर पॉजिटिव साइन होता है इनमें से? कोबाल्ट के अंदर, निकल के अंदर, कॉपर के अंदर, या फिर आयरन के अंदर होता है? ये हमसे पूछा गया है। अब ये एक जगह नहीं दो जगह दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे पूछा गया ये एक जगह नहीं दो जगह दिया हुआ है। सबसे पहले ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 220 पर जो टेबल 8.2 है वहां पर मिल जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 220 टेबल 8.2 में मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के पेज नंबर 224 पर भी ये सेम चीज मिल जाएगी कि केवल एक ऐसी चीज है जहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबका नेगेटिव होता है, बट एक जो है जिसका पॉजिटिव होता है वो होता है कॉपर का। और कॉपर का जो निकल कर आता है वो आता है +0.34, बाकी सबका माइनस आता है। कोबाल्ट का आपका आता है -2.8, आपका निकल का आता है -0.25 और यहाँ पे आता है -0.44, बट यहाँ पे केवल कॉपर है जिसका प्लस आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है हमारे सामने। यहाँ पे बोला गया द फोर सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट दिया गया द स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इन देयर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर ज्यादा स्टेबल होगा ये हमें बताना है, इनका ऑर्डर बताना है। और यहाँ पर क्रोमियम 24 है, मैग्नीज यहाँ पे 25, आयरन और कोबाल्ट ये सब दिया हुआ, इनके एटॉमिक नंबर वगैरह दिए हुए हैं। और हमें बताना है कि यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर Mn सबसे ज़्यादा होता है, आयरन सबसे ज़्यादा, कोबाल्ट सबसे ज़्यादा, क्रोमियम सबसे ज़्यादा। यहाँ से भी आंसर आ सकता है अगर हमें सबसे ज़्यादा पता है तो इसके लिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 221 एंड 22222 पे हमें जो है वो मिल जाएगा
और वहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि जो मैग्नीज होता है उसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज +2 में आपका जो मैग्नीज रहता है वो आपका हाफ फिल्ड रहता है डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल रहता है वो फुल हाफ फिल्ड रहता है, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए Mn+2 जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है। देन आयरन होता है, देन क्रोमियम, देन कोबाल्ट, आपका तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कलर प्रोवाइड करेगा। और ये कलर वाला बहुत सारे आएंगे, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी का पेज नंबर 229 और टेबल होगी 8.8। टेबल 8.8 में कलर वगैरह सब मेंशन किया गया है, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है La+3 में, Ti+3 में, Lu+3 में, स्कैंडियम+3 में, तो किसके अंदर यहाँ पर जो होता है वो कलर शो होता है। तो जो Ti+3 है वो पर्पल कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है भैया? पर्पल कलर शो करता है। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, आप याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज, किसके अंदर जो होता है वो सेम साइज हो सकता है। यहाँ पे Fe+2, Ni+2, Zr Ti, Zr HF या फिर Zn HF। आपको याद रख लेना, ये एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। एक तो AIPMT 2010 में पूछा गया, फिर ये 2015 में भी पूछा गया, और 2021 और 2022 के क्वेश्चन है वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे 2021 में भी ये सेम क्वेश्चन आएगा। तो इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही बता रहा हूँ। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 219 और 220 पे। वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि यहाँ पे जो हमारे पास में Zr एंड HF होता है उनका साइज सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इन दोनों का साइज जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और यही हमसे सेम साइज पूछा है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, किसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, ये हमें पूछा है। तो यहाँ पर 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d2 4s2 या फिर 3d3 4s2। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये क्रोमियम है, ये हमारे पास में Mn मैग्नीज है। तो आपको पता है कि मैग्नीज जो होता है वो सबसे ज्यादा, टेबल 8.3 में इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वहां पर आपको देख लेना। एनसीईआरटी का पेज नंबर 222 है, टेबल नंबर 8.3 है। वहां पे जो मैग्नीज होता है वो +2 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। और हमसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, तो वो मैग्नीज में ही होता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हमें जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इसका आंसर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 2220 पे और टेबल 8.2 में। ये आपको फिर बता रहा हूँ, वहाँ मिल जाएगा। अब ये डायरेक्टली गिवन है, वैसे तो टेबल के अंदर डायरेक्टली गिवन है, बट जनरली क्या होता है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो वो आपकी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर वो इंक्रीज होती है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज ये आता है कि फर्स्ट आयन तो निकल चुका है, उसके बाद में जो क्रोमियम होता है उसके पास में D5 ऑर्बिटल बच गए, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है। अब वो अगर ज़्यादा स्टेबल है तो उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। जब एक निकल चुका है और फिर हम थर्ड आयनाइजेशन जब हम निकालेंगे तो आपका मैग्नीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बट अभी सेकंड पूछा है तो इसमें क्रोमियम सबसे ज़्यादा एनर्जी वो मांगता है, क्योंकि D5 ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए। तो ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका CR MN V और TI का एक्सेप्शन आ गया, इस टाइप से हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? वैसे डायरेक्टली दिया हुआ है टेबल 8.2 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयन्स कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से ऐसे कौन से आयन हैं जो दोनों के दोनों कलर शो करते हैं? Ni+2 Cu+, Ni+2 Ti+3 Sc+3 Ti+3 Sc+3 Co+2। तो आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 229 और टेबल 8.8 में डायरेक्टली सारे कलर भी दिए हुए कि कौन सा कलर शो करता है। तो ये जो आपका निकल +2 है वो कलर शो करता है ग्रीन। कौन सा कलर शो करता है? ग्रीन। बट जो आपका कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस हो गया, वो आपका कोई भी कलर शो नहीं करता है। कॉपर प्लस कोई भी कलर शो नहीं करता, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका Ti+3 है, Ti+3 आपका पर्पल कलर शो करता है। तो ये तो हमने अभी बता दिया था, ग्रीन कलर शो करता है, ये पर्पल कलर शो करता है। तो दोनों ये वाले कलर शो करते हैं। ये वाला हमारे पास में जो है
वो कलर शो नहीं करता, ये कलरलेस होता है आपका स्कैंडियम प्लस 3। तो स्कैंडियम प्लस 3 दोनों में कलरलेस होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे बोला गया 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड विद देयर एटॉमिक नंबर, व्हिच ऑफ देम एक्सपेक्टेड द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो पहले वह हमसे क्या पूछा था, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ लिया, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ लिया। मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, जब थर्ड करेंगे 2 ऑर्बिटल निकल चुके होंगे तो वहाँ पे मैग्नीज जो है वो हाफ फील्ड रह जाएगा और उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो मैग्नीज है वहां पर इसकी जो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो थर्ड ये सबसे हाई दिखाएगा। वापस से आप देख लेना, टेबल नंबर 8.2 पेज नंबर है 220। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। यहाँ पे बोला गया द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी द कलरलेस। कलरलेस पूछा है Sc+3 Fe+2 Ti+3 और Mn+2 में कलरलेस पूछा है आपसे। वापिस से वही बता रहा हूँ, टेबल 8.8 एनसीईआरटी का पेज नंबर 229। तो आपका Sc+3 अभी बताया था वो क्या होता है, आपका कलरलेस होता है। अभी पहले हम बता के आए थे क्वेश्चन नंबर कौन सा 23 में ही। अब यहाँ पर देखिए Sc+ क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ये आपको याद रख लेना है। जो आपका Ti+3 होता है वो पर्पल कलर शो करता है, ये आपका ग्रीन कलर शो करेगा और ये आपका पिंक कलर शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पैरामैग्नेटिक कलर ऑफ हाइड्रेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। कितनी बार करेंगे, मैंने आपको बताया भी था 2015 में एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट आई थी और वहाँ पे आपको बताया था कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। 3 बार आ चुका है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल मोनो ऑक्साइड फॉलो द ऑर्डर। मोनो ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर बताना है हमें, क्या बताना है, बेसिक कैरेक्टर बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने एटॉमिक नंबर दिए और यहाँ पर ये इस टाइप से बोला गया है। अब इसका आंसर कहाँ पे मिल सकता है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर पे 226 पे डायरेक्टली गिवन है भैया कि उनका बेसिक कैरेक्टर कैसा होगा, डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पर इनका जो होता है वो होता है TiO जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर वेंडेनियम ऑक्साइड होता है, फिर क्रोमियम और सबसे लास्ट में आयरन। तो आंसर आ जाएगा इस टाइप से। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पेज नंबर 222 एनसीईआरटी की टेबल 8.3। अब 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, 2002 में, 2000 में, 1994 में। तो आपको याद ही रख लेना है कि यहाँ पे जो आपका क्रोमियम होता है उसमें +6 होता है, आयरन के अंदर आपका +6 होता है, वेनेडियम के अंदर +5 होता है, बट मैग्नीज के अंदर +7 होता है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच आयन इज कलरलेस, कौन सा आयन कलरलेस है। क्रोमियम +4, Sc+3, Ti। ये कितनी बार आ चुका है आपको पता ही हो जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड हमारा टिन, कॉपर एंड लेड या फिर कॉपर एंड निकल। तो हमें बताना है कि बेल मेटल जो होता है वो किसका एलॉय होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 230 पे आपको अलग अलग एलॉय मिल जाएंगे। जो बेल होता है वो आपका बनता है कॉपर एंड टिन से, तो ये आपका कॉपर एंड टिन वाला ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके अंदर जीरो मिलेगा। NOClO4 में, NH2NH2 में, CrO5 में, FeCO5 में। ये हमारे पास में जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये मेंशन दिया हुआ है। आपको फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, वहां पर FeCO5 के लिए बोला गया है कि ये जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एनसीईआरटी में ही मेंशन है, आपको फिर बता रहा हूँ। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू द एक्वस सॉल्यूशन। किसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कलर आएगा। Zn+2 में, Cu+ में, Ti+4 में या फिर Cr+3 के अंदर। अब इसको कितनी बार बताना पड़ेगा, यहाँ पे जो Ci+3 है केवल वही कलर शो करेगा। आप टेबल देख लेना और इतनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपका वॉयलेट कलर शो करेगा टेबल 8.8 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया एन ट्रांजिशन एलिमेंट X है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है, इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक्चुअल में ये वाला है 3d5 4s2 वाला, क्योंकि +3 निकल चुका तो एटॉमिक। अब इसका एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है क्या होता है ये 22, 29, 25 या फिर 26। ये भी कोई बताने वाली बात है क्या। यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25। अगर नहीं आ रहा है तो आर्गन आपका कितना होता है, आर्गन होता है आपका 18 प्लस ये 4 ऐड कर लीजिए प्लस 3 ऐड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना 25। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास सामने है 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि हमारे पास में ये अलग अलग यहाँ पर
एलिमेंट है अमोंग Ti F62, यहाँ पर ये सारे एलिमेंट है और इनके एटॉमिक नंबर ये है। हमें बताना है कि कौन सा कलरलेस स्पीसीज है, कौन सी कलरलेस स्पीसीज है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 229 और यहाँ पर टेबल 8.8 से आपको पता चल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो F जो होता है वो -6 होता है, आपको पता ही है। और ये जो आपका -1 सॉरी, इसको -1 लेंगे और = निकाल लेंगे। यहाँ पर Cl में भी वही -1 लेंगे क्योंकि सभी जो है वो आपके हैलोजन ही है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो देखिए CO ये हो गया आपका -6 = -3, तो ये कोबाल्ट आ जाएगा आपका +3, तो ये CO+3 आ गया। इस टाइप से निकाल लोगे। फिर NiCl4 है तो ये आपका आएगा Ni+2। ठीक है, अब Ni+2 तो कलर शो करता है बट CO+3 कलर शो नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हमसे कलरलेस पूछा है ना, तो हाँ कलरलेस पूछा भैया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा Ti हमारे सामने आ जाएगा +4। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा, ये आएगा +1 यानी कॉपर प्लस। तो यहाँ पर ना तो Ti+ कलर शो करता है ना ही कॉपर प्लस शो करता है, ये दोनों के दोनों कलरलेस हैं और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर बात करने वाले 35 की। द मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू। जो मरकरी होती है वो लिक्विड होती है 0 पे, ऐसा क्यों है? हाई वेपर प्रेशर की वजह से, वीक मेटेलिक बॉन्ड, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर बोथ बी एंड सी दोनों। इसका मेटेलिक बॉन्ड भी काफी वीक होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे बोला गया था मैग्नेट एंड पैरा मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। यहाँ पे बोला गया कि मैग्नेट और पैरा मैग्नेट जो है वो आपके क्या हैं? टेट्राहेड्रल है। ऐसा क्यों है? द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप द डी ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। यहाँ पे बोला गया कि जो पाई बॉन्डिंग होती है ओवरलैप में, वो ऑक्सीजन का डी ऑर्बिटल और मैग्नीज का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। फिर बात करते हैं पाई बॉन्ड जो इन्वॉल्व होता है उसमें पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन के अंदर आपका डी ऑर्बिटल नहीं होगा, ये तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, वहां पर केवल पी ऑर्बिटल होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर आगे भी देखते हैं, नेक्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं सी एंड डी। ओके, फिर बोला गया कि यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। फिर बोला गया कि पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, ओवरलैप करती है पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन को और पी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज को। पी ऑर्बिटल मैग्नीज में डी ऑर्बिटल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट लाइन है ये, कि यहाँ पे तो मैग्नेट और पैरा मैग्नेट आयंस टेट्राहेड्रल होते हैं। उसका रीजन जो है वो एनसीईआरटी के पेज नंबर 233 एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट लाइन है, ये डायरेक्टली कॉपी पेस्ट लाइन है। और वहाँ पे साफ साफ लिखा है द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज की वजह से ये सारी चीजें होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 37 आ चुका है। व्हेन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन KMnO4 is treated with potassium iodide, the iodide ion is converted into X, the X is। देखिए वहां पर आपको दो टाइप से रिएक्शन दी हुई है, क्लियर है? कहां पर? एनसीईआरटी के पेज नंबर 233 एंड 234 पे। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ट्रीटेड विद, यहाँ पे किसको आयोडाइड है? ये फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम है। एल्कलाइन मीडियम वाला 234 पे दिया और एसिडिक मीडियम वाला जो है वो हमें 233 पे दिया। KMnO4 में ये भी बोला गया कि एसिडिक मीडियम के साथ होगा तो क्या होगा और यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम के साथ में होगा तो क्या होगा, ये आपको याद रखना है। जब हम एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा I2, एसिडिक मीडियम के साथ I2 मिलेगा। बट हमसे क्या बोला गया? एल्कलाइन मीडियम के साथ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख लेना, न्यूट्रल हो या तो न्यूट्रल मीडियम हो या एल्कलाइन मीडियम हो, तो वहां पर जो हमें आयन मिलता है एल्कलाइन सॉल्यूशन का, इसके साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में वो IO3- मिलता है। फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी के पेज नंबर 233 एंड 234 पे ये डायरेक्टली रिएक्शन गिवन है, वहीं से मैंने आपको बताया। और आपको ये भी बता दिया कि एसिडिक मीडियम अगर होता तो I2 आ जाता, एल्कलाइन मीडियम है तो I3O- आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरा मैग्नेटिज्म एज वेल, यानी कौन सा ऐसा आयन है जहाँ पे डी ट्रांजिशन और पैरा मैग्नेटिज्म होगा।
यहाँ पर ये हमें बताना है CrO4-2 Cr2O7-2 MnO4- या फिर MnO4-2-, ये हमें बताना है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 233 पे डायरेक्टली गिवन है, ये डायरेक्टली गिवन है कि यहाँ पर जो MnO4-2- होता है वहाँ पे डी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पे बोला गया नेम द गैस दैट कैन readily डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, यानी वो हमें गैस बतानी है जो एसिडिफाइड KMnO4 को डीकलराइज कर दे। नीट 2017 का क्वेश्चन है SO2 NO2 P2O5 CO2। अब ये 2 बार आएगा, फिर अगला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद SO2 इज पास थ्रू द एसिडिफाइड K2 Cr2O7, यानी यहाँ पे K2 Cr2O7 के सॉल्यूशन के साथ में पास करें तो क्या होगा, और यहाँ पर ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो KMnO4 को जो है वो डीकलराइज कर रहा है। तो आपको फिर से बता रहा हूं, ये हमारे सामने पी ब्लॉक चैप्टर जो इससे पहले वाला चैप्टर था क्लास 12 का, वहां पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 194, और ये जो आपका टॉपिक है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाला टॉपिक है, वहां पे लिखा हुआ है ये चीज। फिर बता रहा हूं, तो यहां पर जो SO2 गैस है होती है वो क्या करती है, डीकलराइज करती है। और वही चीज इन्होंने आगे बोल दिया है कि यहां पर जो SO2 को हम K2 Cr2O7 के साथ जब भी करेंगे वो तो KMnO4 था, और यहां पर बोला गया K2 Cr2 को करेंगे तो वो क्या होगा, SO2 रिड्यूस हो जाएगी, ग्रीन Cr2SO4 बनेगा, सॉल्यूशन टर्न ब्लू हो जाएगा, सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाएगा, सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाएगा। 17 और 16 2 बार क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन, हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हो चुका है। सेम मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा कौन सी चीज है जहाँ पे सबसे कम अमाउंट में एसिडिफाइड KMnO4 की रिक्वायरमेंट होगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने बोला एज्यूम कंप्लीट आयोनाइजेशन सेम मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। अब सबसे पहले देखिए KMnO4 जब होता है उसको हम कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं, KMnO4 को कंप्लीट आयोनाइजेशन करेंगे तो 4 × 8, ये तो 8 और ये कितना होता है 1, तो हमारे सामने जो है वो यहाँ पे 7 है, +7 से ये कहाँ पे चला जाएगा, Mn+2 में चला जाएगा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चला जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 पे मेंशन है, वही बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टोटल चेंज इलेक्ट्रॉन आएगा वो 5 इलेक्ट्रॉन का आएगा। अब ऐसा ये देख लो कि हम किसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज वापिस से आ पाए, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज वापिस से आ पाए, तो वो आएगा FeNO2 का होल ट्वाइस। कैसे आएगा, यहाँ पर Fe+2 जो है वो कन्वर्ट होगा Fe+3 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और जो हमारे पास में NO2 दिखाई दे रहा है माइनस में, वो NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा, वहां पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इस टाइप से सॉरी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हमारे पास में जब इसको MnO4 को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करे थे वहां पे भी 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, और जब इसको भी करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन विल, अब ये कहां से आ गया, यहाँ पे ये पूछ लिया कि ये कहां से आ गया। KMnO4 को हम हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा Mn+4 ऑक्सीजन, Mn+2 ऑक्सीजन, Mn+2 विद ओजोन, या फिर Mn4 एंड MnO2। ये कहां से आया है, ये आया है क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन चैप्टर से। कहां से पूछा गया, ये हाइड्रोजन चैप्टर से क्लास 11th में। पेज नंबर बता दो 294, एनसीईआरटी का पेज नंबर 294 डायरेक्टली गिवन है, वहां पे रिएक्शन क्या गिवन है, डायरेक्टली गिवन है कि अगर हम यहाँ पर KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड के साथ में एसिडिक मीडियम है, ये इन्होंने बहुत ध्यान देना एसिडिक मीडियम, यानी यहाँ पर क्या होगा आपका KMnO4 प्लस होगा आपका H2O2, एसिडिक मीडियम का प्लस मतलब हो गया H+ आयन होंगे, वो आपको क्या देंगे, तो वो देंगे हमें Mn+2, प्लस में देंगे वाटर H2O, प्लस में देंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देंगे, वाटर देंगे और Mn+2 देंगे, 3 चीजें देंगे। तो Mn+2 देंगे, ओजोन नहीं देंगे भैया, ये ओजोन गलत हो गया, Mn+2 देंगे, ऑक्सीजन देंगे, वाटर भी देंगे, तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, हाइड्रोजन वाले चैप्टर से फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ये हमें बताना है। ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2 Cr2O7 सॉल्यूशन ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, NO2 Cr2O7 is preferred over K2 Cr2O7 in volumetric analysis. K2 Cr2O7 solution in acidic medium is orange or K2 Cr2O solution become yellow on increasing the pH beyond
7 हमें बताना है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 231 और 233 पे ये सारे ऑप्शन गिवन है, जो यहाँ पे लिख रखा है वो सारे के सारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 231 एंड 233 के बीच में गिवन है, मतलब 3 पेजों के अंदर ये सारे गिवन है। बट यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन बी है वो हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 232 में, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूँ, ये इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है Na2Cr2O7, वहाँ पे इस टाइप से लिखा है एनसीईआरटी में कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यानी यहाँ पर जो पोटेशियम होता है, सोडियम नहीं, जो पोटेशियम होता है वो प्राइमरली यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, ना कि आपका सोडियम। जबकि यहाँ पे क्या बोला कि सोडियम जो आपका डाइक्रोमेट है ये यूज होता है, तो ये गलत लिखा गया है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO3 इज एजिटेटेड, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यानी ये बोला गया कि K2Cr2O7 जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है जब Na2SO3 उसमें से पास करते हैं। ये किस वजह से होता है, क्या चीज उसमें बनती है, Cr2SO4 या फिर CrO4-2 Cr2SO3 का थ्राइस या फिर CrSO4। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है ये वाला प्रोडक्ट, जिसकी वजह से वो है उसका चेंज जो है वो कलर हो जाता है ग्रीन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया फिर से। तो एल्कलाइन मीडियम वाला डायरेक्टली गिवन बताया था, 234 पे दिया हुआ है। तो वहां पर अगर हम जो है इसको नंबर ऑफ मोल देखना है कि रिड्यूस कितने होते हैं KMnO4 में, वहां पर 1 मोल ऑफ Ki अगर हम लेते हैं एल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो टोटल मोल बनेंगे वो बनेंगे 2 मोल यहाँ पर क्या होंगे, रिड्यूस होंगे मोल ऑफ Ki। द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki, तो 1 लगेगा तो यहाँ पर 2 KMnO जो होंगे वो रिड्यूस होंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे सामने है C2Cr2O7 ऑन हीटिंग विद एक्वस NaCO क्या देगा, Cr2O2 7 देगा, CrOH का ट्वाइस देगा, CrO4-2 देगा, CrOH का होल थ्राइस देगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 232 पे गिवन है डायरेक्टली रिएक्शन। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे प्लस NaOH की, तो हमें मिलेगा CrO4-2 के 2 मोल प्लस में हमें H2O मिलेगा, ये 2 कंपाउंड हमें मिलेंगे। तो CrO4-2 वाला ये हमारे सामने ये रहा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी KMnO4 रिएक्ट करता है ऑक्जेलिक एसिड के साथ में इस टाइप से, ये जो रिएक्शन दी हुई यहाँ पर बोला गया है 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलिटी KMnO4 इज इक्विवेलेंट। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन दी है यहाँ पे KMnO4 है बट यहाँ पर MnO4 माइनस कर दिया है। ये ऑक्जेलिक एसिड है यानी C2H2O4 बट यहाँ पर C2AO4-2 का साइन दिखाया गया है। अब एक चीज देखें, यहाँ पर कितने मोल लग रहे हैं, 2 मोल लग रहे हैं किसके, KMnO4 के। अब यहाँ पर निकालते हैं ये किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब जितने यहाँ पर 2 मोल लग रहे हैं तो यहाँ पर कितने मोल लग रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड के 5 मोल लग रहे हैं। इसका मतलब है कि KMnO4 के जब 2 मोल लग रहे हैं तो यहाँ पे 5 मोल लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कितना है, तो यहाँ पर जितने मिलीमोल होंगे वहीं पर उतने मिलीमोल हमें चाहिए, क्या हमारे पास में जो है ये हमें सामने ऑक्जेलिक एसिड चाहिए। देखिए सिंपल समझिए, अब 20 मिलीलीटर है और इसको 0.1 से करेंगे तो ये हमारे सामने कितना आएगा, 20 इंटू 0.1, 10 से 10 ये 0 कट गया तो ये आ गया 2 मिलीमोल। ये जो हमारे सामने निकल कर आई ये 2 मिलीमोल है और हमारे सामने ये भी 2 मोल है। तो इसका मतलब 2 मिलीमोल जब KMnO4 होना चाहिए किसके इक्वल में होना चाहिए, ये 5 मोल की होनी चाहिए। अब 5 मोल का मतलब हमें 5 मिलीमोल निकालना है। अब 5 मिलीमोल कहाँ से निकलेगा, क्या यहाँ से निकल सकता है, तो 50 इंटू 5/10, तो इसको करते हैं तो ये तो 25 मिलीमोल हो गया, ये तो नहीं हो सकता, 25 मिलीमोल नहीं चाहिए, हमें 5 मिलीमोल चाहिए। इसको जब हम करेंगे तो 20 इंटू 1/0 तो ये 2 मिलीमोल आ गया, नहीं हमें 5 मिलीमोल चाहिए क्योंकि जब इसके 2 मोल लग रहे हैं तो इसके कितने मोल लग रहे हैं, 5 मोल लग रहे हैं। तो ये हमें 2 मिलीमोल दिया है तो इसके भी जो हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड के 5 मिलीमोल होने चाहिए। जब इसको करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 20 इंटू 5/10, तो ये हमारे पास में 10 मिलीमोल आ रहा है, जी नहीं हमें 5 चाहिए। इसको करते हैं 50 इंटू 1/10, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 5 मिलीमोल। तो ये बिल्कुल सही है कि जब हमारे पास में 2 मिलीमोल KMnO4 लगता है यानी 2 मोल MnO4 लगता है तो हमारे सामने जो है वो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो 5 मोल लग रहा है, इसका मतलब 5 मिलीमोल चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं।
यहाँ पे बोला गया द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन K2Cr2O7 निकाल सकते हो। यहाँ पर हम इसका कितना लेते हैं 1 लेते हैं, तो 2 इंटू 1 हो गया, प्लस में ये 2x ले लेते हैं, प्लस में हम कितना ले लेते हैं 7 और ये माइनस का 2 होता है ऑक्सीजन का, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। अब ये 2x कितना निकल कर आएगा 12 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा द लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड से क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड इज इनकरेक्ट। यानी हमसे पूछा गया कि इन जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है लेंथेनॉइड के वो इनकरेक्ट है। यूपोर्बियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम Pr to Lu, या ऑल द लेंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन द एल्यूमिनियम, या फिर Ce+4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ पर हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए जब हम एनसीईआरटी का पेज नंबर कौन सा 236 ओपन करेंगे और उसका बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अब वहां पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 236 के लास्ट पैरा में लिखा है, जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं लेंथेनॉइड के आर क्वाइट रिएक्टिव, वो थोड़े से रिएक्टिव होते हैं टू सिमिलर बट विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर पर, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम, वो मोर लाइक एल्यूमिनियम हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ऑल द लेंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल नहीं है। मोस्टली एल्यूमिनियम जितने रिएक्टिव हो सकते हैं या फिर रिएक्टिव इससे लेस होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये साफ साफ एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया कि एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो गलत लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU, एटॉमिक नंबर दे दिया 63, GD की बतानी है, TB की बताना है, हमारे पास में 65 है। अब सिंपल देखिए ये सब कुछ कहाँ दिया होगा, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 में टेबल नंबर 8.9 पे डायरेक्टली इन सब की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 63 वाले की। अब 63 वाले की हमें पता है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए 5F7 होना चाहिए, यहाँ पर ये 6 नहीं होगा, D1 में नहीं जाएगा, ये होगा F7 6s2, ये हमारे पास में जाएगा F7 5D1 6s2 जो हमारे पास में 64 नंबर वाला है, और 65 नंबर वाला हमारा जाएगा F9 और 6s2। इस टाइप से हमारे पास में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड होगा तो यहाँ पे D1 में भेज देंगे, वरना सब में D0 रहेगा, तो इसको हाफ फील्ड होगा ताकि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए भेज रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। यहाँ पे लिखा है देखिए द गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। अभी देख लो 64 वाला का अभी करके आए, ये रहा गैडोलिनियम, ये दिखाई दे रहा है आपको 64, अभी करके आए थे। यहाँ पर क्या करके आए थे कि इसका हाफ फील्ड होना जरूरी है, तो यहाँ पर इस टाइप से इसको लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। यही तो हम यहाँ पे करके आए थे 5F7 1D7, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 है because of the lengthenoid contraction which of the following pair of element have nearly atomic same size number of parentheses are atomic number। यहाँ पे ZR HF ZR TA GI ZR और ZR, ये मैंने बोला था 2015 में भी आया हुआ मिलेगा, 2021 में भी आएगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर 20 जो डिस्कस किया था उसी टाइप से एनसीईआरटी के पेज नंबर 219 222 पे और इसके अलावा 224 पे मेंशन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और यहाँ पे जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, किसका ZR एंड HF का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है, पेज नंबर 219 पे डायरेक्टली मेंशन है, कॉपी पेस्ट लाइन की गई है कि यहाँ पे जो 4F ऑर्बिटल होते हैं वो 5D से पहले फील्ड होते हैं, तो यहाँ पे इसी वजह से जो F ऑर्बिटल है उसका नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 54 आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन इज डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा लेंथेनाइड आयन जो है वो डायमैग्नेटिक है, U+YB+2 Ce+2 या फिर Sm+2। यहाँ हमारे सामने जो है वो एनसीईआरटी में, कहाँ पर, एनसीईआरटी में पेज नंबर 236
और हमारे सामने टेबल 8.9 में डायरेक्टली दिया हुआ है। इसके अलावा ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर YB+2 जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो डायमैग्नेटिक होता है। हमसे क्या पूछा है? यहाँ पर हमसे डायमैग्नेटिक ही पूछा है, तो YB+2 क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। तो आंसर आ जाएगा हमारे सामने ऑप्शन बी, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f14 होती है, उस वजह से यहाँ पे ये फुल्ली फील्ड हो जाता है। तो ये आपका डायमैग्नेटिक होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? 4253। अब मैं कहाँ से बता रहा हूँ? एनसीईआरटी के पेज नंबर आपको मिल जाएगा 235 का फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेना। वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि जो लेंथेनॉइड के अंदर जो आपके +3 ऑक्सीडेशन जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये प्लस होती है, माइनस वाली भी नहीं होती, ये भी बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 56 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Lengthenoid contraction is the accumulation of the successive shrinkage. As a result of lengthenoid contraction, the properties of 4d series of transition metal has no similarities with the 5d series of the element. Shielding power of the 4f electron is quite weak. There is a decrease in the radii of the atom or ion in the one proceed from La to Lu. अब हमें बताना है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर हमें बताना है तो ये हमारे सामने एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 और 220 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पर जैसे जो है रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो 4d सीरीज और ट्रांजिशन मेटल में सेम प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, बट इन्होंने क्या कहा कि नो सिमिलर विद द 5d, तो ये गलत लिखा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज होती है, नोट नहीं होता है, तो ये आपका गलत लिख दिया गया है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पर बोला गया है लेंथेनॉइड आर। लेंथेनॉइड क्या है ये बोला गया है। ओके भाई, 14 एलिमेंट है, 6th पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर 92-103 है और ये 4f ऑर्बिटल को फिलिंग करते हैं। 14 एलिमेंट है, 7th पीरियड के अंदर है, एटॉमिक नंबर 92-103 है, ये आपका 5f ऑर्बिटल सब शेल जो होता है उसको फिलिंग करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 14 एलिमेंट है, 6th पीरियड में रहते हैं, एटॉमिक नंबर 58-71 है और ये 4f को करते हैं। 14 एलिमेंट है, 7th पीरियड में रहते हैं, एटॉमिक नंबर 58 है। लेंथेनॉइड क्या है? लेंथेनॉइड पेज नंबर हमारे सामने 236 टेबल नंबर 8.9 में सब कुछ मेंशन है कि कहाँ से एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है और किसको भरते हैं और कौन सा पीरियड है। तो ये किस में भरते हैं और कहाँ से कौन सा सब चीज़ आता है? तो ये आपके 14 एलिमेंट है, 6th पीरियड में रहते हैं, एटॉमिक नंबर 51-71 है और ये 4f सब सेल को फिल करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे सामने, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। इनका आयनिक रेडियस हमें बताना है, करेक्ट ऑर्डर। अब आपको फिर से बता रहा हूँ, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ये आपको पहली चीज़ आपको याद रखनी है। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 टेबल नंबर 8.9 पे इनका साइज भी दिया हुआ है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कैसा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो साइज होगा वो होगा आपका LA का। लेंथेनॉइड जो होता है उसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर साइज डिक्रीज होता है। फिर EU LU Y और यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। ये तो हम जो हमारे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है क्लास 11th के अंदर पीरियोडिसिटी वाला, वहीं पर रीड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर भी नहीं किया तो वापस से आ गया है आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1n-2f तो होती है, ये तो बिल्कुल सही है। बट ये f 10 से 14 नहीं होती है और ये d नहीं होता, ये पहले f आता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमारे सामने इसका मतलब हो गया A और C में से आएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं n-1 D 10 नहीं होता, ये आपका n-S2 0 1 2 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ये भी गलत हो गया। और NS2 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट पूछा गया। यहाँ पे बोला गया कि LaOH3 is less basic than LuOH3. In lengthenoid series, ionic radius of Ln+3 ion decrease. La is actually an element of transition series rather lengthenoid. और यहाँ पे बोला गया atomic radius of Z and HF are the same because of the lengthenoid contraction. तो ये 2001 में भी आ गया है ऑप्शन के अंदर। ओके भैया, तो यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 237 पे साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि जो हमारे पास में LaOH3 होता है वो मोर बेसिक देन Lu होता है। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 237 पे ये गलत लिख दिया यहाँ पर, वहाँ पर सही लिखा हुआ है कि ये मोर बेसिक होता है।
ओके, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया 1997 भी लगा। द lengthened contraction is responsible for the fact that Z R H F have the same radius, Z R Z N have the same oxidation state, Z R Y are the above the same radius, Z R N B have the same। क्या आएगा भैया? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। कितनी बार करेंगे इसको? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग लेंथेनॉइड एलिमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट लेंथेनॉइड के रिस्पेक्ट में फॉल्स है, गलत लिखी हुई है? All lanthanide are highly dense metal. More characteristics oxidation state of lanthanide is +3. Lanthanide are separated from one another by ion exchange method. Ionic radius of trivalent lanthanide steadily increase with increase in the atomic number. अभी बताया था डिक्रीज होती है, जैसे लैंथेनाइड से ल्यूटेनियम की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है वो डिक्रीज होती है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 235 पे लिखा भी हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। हमने बता दिया है। इन्होंने कहा इंक्रीज होता है, नहीं डिक्रीज होता है। और हमसे फॉल्स ही पूछा, देखो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक है एक्टिनोइड्स के बारे में। हम किस टॉपिक में आ चुके हैं? एक्टिनोइड। क्वेश्चन नंबर 63 है। हमसे पूछा गया है द रीजन फॉर द ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्टिनोइड। एक्टिनोइड के अंदर इतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलती है? इसका रीजन क्या है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर 5f6d 7s लेवल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी है, 4f 5d लेवल बीइंग क्लोज इन एनर्जी है, या फिर रेडियो एक्टिव नेचर है एक्टिनोइड का उस वजह से। तो पेज नंबर 238 में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एक्टिनोइड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है बिकॉज 5f6d 7s लेवल जो है वो कंपेरेबल एनर्जीज है, लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी के आसपास है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? किसके अंदर केवल और केवल जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? एनसीईआरटी का पेज नंबर 238 टेबल 8.11 में डायरेक्टली गिवन है। जो U है उसके अंदर 3, 4, 5 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। उसके बाद में जो थैलेनियम है वहां पर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, ओनली 4, बट यहाँ पे इन्हें +3 पूछा है। हमारे पास में जो PU है यहाँ पर 3, 4, 5, 6 और 7 तक मिल जाती है। यहाँ पर हमें केवल और केवल 3 मिलती है, तो A C में 3 मिलती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे सामने जो है 65 है, 65 देखने वाले हैं। 65 में बोला गया है कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय द एक्टिनोइड देन ऑफ द लैंथेनोइड। यानी यहाँ पर जो एक्टिनोइड में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है देन लैंथेनोइड। द मेन रीजन फॉर, ये वापस से आया, अभी आया था। मोर एक्टिव इन नेचर ऑफ द लैंथेनोइड, मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f6d एंड लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f6d ऑर्बिटल देन द बिटवीन द 4f एंड 5d, ग्रेटर मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द लैंथेनोइड देन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। क्या आएगा खुद ही बता दो। यहाँ पे लेसर एनर्जी डिफरेंस होता है 5f और 6d के बीच में, देन बिटवीन द 5f एंड 6d के बीच लिए, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इसलिए यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 238 पे मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट? सबसे ज्यादा डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? ZD शो करेगा या फिर हमारे सामने LA शो करेगा? देखिए ZD में तो आपका 2 ही होते हैं, 2 and 3 ऑक्सीडेशन। EU में भी सेम ही होता है 2 and 3। लैंथेनोइड में केवल 3 होता है। AM के अंदर 3, 4, 5 और 6, अभी हम यहाँ पे ये इतने होते हैं 3, 4, 5, 6 मतलब 4 होते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके भैया, सम एप्लीकेशन ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट आ चुके हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट और ये प्रोसेस और ये बताना है V2O5 TiCl4 PdCl2 निकल कम्प्लेक्स वगैरह सारे के सारे जो है ना, जितने भी ये यहाँ पर लिखे हुए हैं पेज नंबर 239 एंड 240 में सारे मेंशन है। सारा एनसीईआरटी में मेंशन है सब कुछ। नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए पूछा गया। सबसे पहले बात करते हैं हम V2O5 क्या करता है। तो हमारे सामने जो V2O5 है वो ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन किसका करता है? ऑक्सीडेशन करता है SO2 का इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट जो है वो हमारा R के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं TiCl4 एंड एल्यूमिनियम CH3 का होल्थराइज। ये क्या करता है? ये तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन करता है। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन का यहाँ पर है, ये करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PdCl2। ये क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है इथाइन टू इथेनॉल। इथाइन टू इथेनॉल वाला कहाँ है? यहाँ पर है। निकल कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये पॉलीमराइजेशन करता है आपका एल्काइन में।
अब हमारा जो ए है वो किसके साथ जा रहा है, आर के साथ जा रहा है, तो फर्स्ट वाला आर के साथ यहाँ पर जा रहा है, ये दो गलत हो गए। फिर हमारे पास में सेकंड जो है वो एस के साथ जा रहा है, देखो सेकंड वाला जो है वो एस के साथ जा रहा है, केवल यहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा। थर्ड वाला हमारे सामने किसके साथ जा रहा है, पी के साथ, और फोर्थ वाला क्या के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 68 है HgCl and I2 both when dissolved in water contain I minus ion. The pair of species formed is, तो कौन कौन सी स्पीसीज फॉर्म्ड होती है जब HgCl जो है हम I के साथ में कांटेक्ट करवाते हैं, जब HgCl2 I के साथ में कांटेक्ट करवाएगा तो यहाँ पर HgI4-2 बनेगा, HgI4-2 यानी ये वाला बनेगा। और यहाँ पर जब हम I2 को I के साथ में करवाएंगे तो I3 बनेगा, तो ये वाला बनेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2 इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर O2 के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हमारे सामने आयरन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। व्हेन ए कैलोमल रिएक्ट विद NH4OH वी गेट, जब कैलोमल रिएक्ट करता है, कैलोमल होता क्या है, ये होता है आपका Hg2Cl2, ये जब रिएक्ट करवाता है NH4OH के साथ में तो हमें क्या क्या मिलता है ये बताना है। एक तो हमें NH4Cl मिलता है, कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ओहो नहीं है, तो फिर आगे वाला देखते हैं। फिर हमें H2O मिलता है, कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है, Hg2 है, नहीं है वे वाला। फिर हमें सिंपल Hg मिलता है, वो भी है क्या, नहीं है। तो फिर हमें क्या मिलता है, फिर हमें मिलता है HgNH2Cl, ये कहाँ पे ऑप्शन में, ये यहाँ पे है Hg2NaCl ये वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोग्राफी फिल्म एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल इंडिग्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर हमारे सामने ओलेक एसिड। तो हमारे सामने AgBr जो है, हमारे सामने AgBr जो होता है वो होता है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 240 पे मेंशन है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, ओके। अब हम 2021 एंड 2022 के क्वेश्चन देखते हैं। ओके तो अब हम बात करते हैं 2021 और 2022 के क्वेश्चन में। सबसे पहले 2021 के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले लिखा गया एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, यानी फाइनली डिवाइड कर दिया जाए तो एक्टिनोइड जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। सेकंड है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, है जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा ग्रेट होता है देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन से। थर्ड बोला गया मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट जो लेंथेनोइड होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं इन द सॉलिड स्टेट। एंड फोर्थ बोला गया जो लेंथेनोइड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये तो जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन थर्ड। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द जो होते हैं मेनी आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड एज वेल इन एक्वस सॉल्यूशन, जो ज्यादातर जो ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, नॉट कलरलेस, वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, दोनों के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट जो लेंथेनोइड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, बट इन्होंने क्या कहा कि वो कलरलेस होते हैं, जो कि गलत होगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सेम मैंने आपको बताया था कि 2021 में बार बार आ चुका है। ZR एंड HF हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनाइड रेडियस बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम रेडियस, डायगोनल रिलेशनशिप या फिर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट मेन रीजन में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पूछा है, वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके नेक्स्ट ये 2021 का क्वेश्चन है। अब ये 2021 का क्वेश्चन है, बट मैंने जिस बुक से करा वहाँ पे इस बुक में ये आपका 2021 में यहाँ पर दिया हुआ है इस चैप्टर में, बट इस चैप्टर का आंसर नहीं है ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, आप बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको समझ में आ चुका होगा ये कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी में कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में, क्लास 11th के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है वहाँ पर दी हुई है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके और आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 270 जो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पेज नंबर निकाल लेना, 270 चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पर आपको मिल जाएगी ये वाली रिएक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे NO3 PbO या NO2O2, KClO3 के साथ में KClO2 या फिर हमारे सामने O3Al या फिर Al2O3। सबसे पहले देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या होना चाहिए, मेटल मतलब वहां से डिस्प्लेस होना चाहिए, ये यही समस्या है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर जो हमारे सामने जो क्रोमियम का ऑक्साइड है उसके साथ में एल्यूमिनियम आ जाता है और क्रोमियम जो है वो मेटल डिस्प्लेस हो जाता है, तो ये वाला साफ साफ ये सेम रिएक्शन कॉपी पेस्ट की गई है वहाँ से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड।
ओके, अब हम बात करते हैं 2022 के क्वेश्चंस के बारे में। अब हमारे सामने 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गैडोलिनम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, जो गैडोलिनियम आयन होता है उसमें जो है वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो वो काफ़ी लो होती है उसकी वैल्यू, ऐसा क्यों है? स्मॉल साइज की वजह से, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, या फिर हाई बेसिक करैक्टर की वजह से? किसकी वजह से ये होता है? तो आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 236 पर ये लाइन डायरेक्टली लिखी हुई है, कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन 236 पेज नंबर पे डायरेक्टली लिखी हुई है कि जो गैलोडियम होता है उसके अंदर जो Gd+3 आयन जो होता है वहां पर आपका क्या होता है, हाफ फील्ड f ऑर्बिटल होता है, और जब वो हाफ f ऑर्बिटल होता है तो वहां पे उसकी एक्सचेंज एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, एक्सचेंज एनर्जी, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक्सचेंज एनर्जी, तो एक्सचेंज एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं, तो यह बहुत हाई होती है जिसकी वजह से इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, तो आंसर जो वैल्यू वो लो आ जाती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया, एनसीईआरटी में ही मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है 2022 का ही। इन द न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम KNO4 ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड टू इनटू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इससे एक दो रिएक्शन भी आई हुई थी, वो हमने करवाया भी था। मैंने कहा था यहाँ पर आपको एसिडिक मीडियम वाला भी याद रखना है जहाँ पे I2 बनता है। हमने वो भी बताया था कि अगर वो न्यूट्रल और एल्कलाइन फ्रेंडली मीडियम होगा तो वहाँ पे IO3- बनेगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपको KMnO4 है वो H2+I-। सबसे पहले तो देखो KMnO4 का आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ये -2 चला गया, ये +1 हो गया, तो ये -2 मतलब 8 और ये +1 तो ये 7, ये +7 होगा। ये तो इसका याद, ये तो पता ही हो गया कि ये +7 होता है KMnO4 में। अब जब इससे प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनता है भैया MnO2। प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पर, MnO2 बनता है, और इसके अलावा क्या बनता है, 2 OH आयन बनते हैं और एक हमारे पास में IO3- वाला आयन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे सामने MnO2 बनेगा, तो MnO2 बनेगा तो +7 से MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ये x लीजिए, ये 2 - 2 = 0 कर लीजिए, तो ये x = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये हमारा जो है वो वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।